जो हम इतना टेस्टी टेस्टी सा खाना खाते हैं ना, तो वो खाना खाने के बाद अंदर किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस चलता है जिससे वो एकदम अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हम इतने तंदुरुस्त और एकदम हेल्दी एक्टिव रहते हैं। तो ये पूरा कहानी आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे अभी तुमने देखा है ना, आपके सारे हीरो साथ में आ जाए तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, वैसे ही हमारे इस खाने में ना बेटा कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमें सारी वो चीजें मिलती है जिससे हम इतने एक्टिव रहते हैं, हम ग्रो करते हैं। स्पिनच में बेटा बहुत ज्यादा आयरन होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको बोलो अगर आयरन की कमी है तो स्पिनच खाए, अनार खाए, ऐसा। ये जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। अब ये जो सलाइवा है ये ऐसे फ्लूइड सा, ऐसे ना वाटरी सा सब्सटेंस होता है, ये जो तुम अपने माउथ में फील भी कर सकते हो। बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, है ना। तो हमारा खाना यहाँ पर आया, इससे एब्जॉर्ब हो गया इनटू दिस ब्लड स्ट्रीम। हमारे वेलस के सरफेस पे ब्लड स्ट्रीम था बहुत सारा, इसमें एब्जॉर्ब हो गया। अब ये पहुंच जाएगा हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक। हेलो पब्लिक, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। आई होप तुम सब मस्त होगे, हेल्दी होगे, बहुत मस्ती कर रहे होगे और पढ़ाई भी कर ही रहे होगे। तो यार मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और चैप्टर लेके। कौन सा है भाई वो? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज इस वीडियो में आपका ये वाला चैप्टर तो भाई खत्म होने वाला है, और क्योंकि चैप्टर का नाम है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हम इतना टेस्टी टेस्टी सा खाना खाते हैं ना, तो वो खाना खाने के बाद अंदर किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस चलता है जिससे वो एकदम अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हम इतने तंदुरुस्त और एकदम हेल्दी एक्टिव रहते हैं। तो ये पूरा कहानी आज हम लोग समझने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो यार देरी नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू कर देते हैं गाइज। तो अब देखो यार, टॉपिक्स तो क्या ही कवर करेंगे यार, अपने को पता है ये क्या है, वन शॉर्ट वीडियो है, तो बस एक शॉट में पूरा चैप्टर ही निपटा देंगे गाइस। तो लेट्स गो। ओ, मैं आऊं और तुम लोगों को हेलो ना बोलूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई नीमू आर्मी अटेंडेंस लगा दो गाइस। चलो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें से कोई एक हीरो बस जाए और डिशुम डिशुम करे तो जीत जाएगा? क्या इन तीनों को, अगर ये तीनों एक साथ आए तो क्या ये ज्यादा इफेक्टिवली और स्ट्रॉन्ग तरीके से चीजें कर पाएंगे कि नहीं? अपने जो भी दुश्मन है उनसे लड़ने के लिए हमें हमारी पूरी सेना चाहिए होती है। अकेले हम जाके लड़ेंगे तो हम थोड़े से वीक हो जाते हैं, है ना। तो यार देखो, जैसे इन लोगों को पूरे वर्ल्ड से लड़ने के लिए, पूरी वर्ल्ड को हमारी सेव करने के लिए इन तीनों को साथ आना पड़ेगा। ऐसे हमारे बहुत सारी हीरोज हैं, है ना। हम सबको जब साथ आना होता है, इससे क्या होता है, हम और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो वैसे ही हमारा ये जो फूड है जो हम खाते हैं, देखो इतना टेस्टी टेस्टी सा खाना या मेरे सामने, भूख लग रही है, जीभ लपलपाई। तो यार ये जो खाना है, जो इतने सारे टेस्टी खाना हम खाते हैं, अब इस खाने का सीन ये है भाई कि अगर इसमें न्यूट्रिएंट ना हो, जैसे अभी तुमने देखा है ना, आपके सारे हीरो साथ में आ जाए तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, वैसे ही हमारे इस खाने में ना बेटा कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमें सारी वो चीजें मिलती है जिससे हम इतने एक्टिव रहते हैं, हम ग्रो करते हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसीलिए बोला जाता है, अगर तुमने सुना होगा कि हमको, वाह अभी भी दिल ही आ रहा है तुम लोगों पे, कि हम लोगों को बेटा बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा डाइट जिसमें हमें सारी न्यूट्रिएंट्स मिले, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है, इन टोटल 5 आप लोग पढ़ने वाले हो। तो वो बैलेंस डाइट जिसमें आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, तो क्योंकि जैसा अभी हमने देखा सारे सुपर हीरो साथ में आए तो स्ट्रांग हो गए, वैसे ही जब सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इस बैलेंस डाइट में मिल जाएंगे तो आप लोग भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस डाइट खाओ। तो ये जो हमारी रॉ मटेरियल्स है ना, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए मिल रही है हमें, तो इसी को हम बेटा बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर ये कहानी मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए सुनाई थी, आई होप अब तुमको समझ आ गया होगा। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला
हम लोगों को भाई स्ट्रांग बनना है ना, अपने को दुनिया को प्रोटेक्ट करना है, खुद को, खुद के सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना है। हमारा वर्ल्ड हमारा सिस्टम है बेटा, हमारी बॉडी है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। अब सुनो, तुम अगर ये हेल्दी फूड खाओगे, इसमें तुम्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, पर अगर तुम ये जंक फूड खाओगे तो इसमें हो सकता है कोई एक ही न्यूट्रिएंट मिले, कोई दो ही न्यूट्रिएंट मिले, सारे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो अगर सारे न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहे तो इसका मतलब हम थोड़ी इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे। हम ज्यादा स्ट्रांग तो ये खा के बनेंगे क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, और सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं मतलब हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ जंक फूड तो हमें सिर्फ गंदा करती है भाई, न्यूट्रिएंट भी नहीं होता है उसमें, तो क्यों खाना ऐसी चीज जो हमारा फायदा ही नहीं कर रही है। इसलिए नो जंक फूड, नो पिज्जा, नो बर्गर। अच्छा वैसे इसी से याद है, मुझे जरा कमेंट करके बताओ ना कि तुम लोगों का फेवरेट फूड कौन सा है। मुझे साउथ इंडियन फूड्स बहुत पसंद है। आई लव इडली, डोसा, सांबर, चटनी चटनी चल अब देखो, हम लोग बेसिकली जो खाना खाते हैं वो खाते क्यों है, ये तो आप लोग भी मुझे बता दोगे कि मैम हम खाना क्यों खाते हैं, बताओ। तो यार एक तो हम लोगों को खाने से क्या मिलती है, एनर्जी। हम एनर्जी लेने के लिए खाते हैं। उसके बाद हमारी जो कुछ हमने अभी पिछले क्लास में भी पढ़ा है, पिछला जो हमारा चैप्टर है सेल, उसमें भी हमने पढ़ा है ना कि हमारी सेल जो है उसको सेल को डिवाइड करना होता है, तो उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, सेल की रिप्लेसमेंट होती है, रिपेयर होती है। तो इन सब में भी कौन हेल्प कर रहा है, अगर हम खाएंगे ही नहीं ना तो वो रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को, अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो वो हमको डिसीजेस से दूर रखता है, हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से अपने को खाना खाना चाहिए, और कोई भी बुरा खाना नहीं खाना चाहिए, हमको अच्छा खाना खाना चाहिए। हम लोग बुरा खाना नहीं खाएंगे। डन। यार मेरे को ना एक बढ़िया सा कलर चाहिए, बस वो मिल जाए मुझे। अच्छा अब देखो यहाँ पर, ये कौन है भाई, ये आ गया तुम्हारा जेठालाल, है ना। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ओ भाई मुझे बता दो एक बार जेठालाल का फेवरेट फूड क्या है। ये खा भी रहा है, वैसे तुम्हें हिंट मिल गया होगा। तो ये खा रहा है भाई फाफड़ा जलेबी। ओके, फाफड़ा जलेबी खाया जा रहा है, देख रहे हो गाइज। और ये देखो, ये लोग भाई जिम करके आए हैं, है ना, जिम के आउटफिट में है, ये लोग जिम करके आए हैं, मस्त पूरी जिम लगा दी, और फिर आके क्या खा रहे हैं भाई, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज खाया जा रहा है। अब ये देखो, इन्होंने इतनी जिम कर ली और आके पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, क्या कोई मतलब है इस चीज का? क्या ये लोग हेल्दी हो पाएंगे? क्या इनको कुछ मिल पाएगा इसमें से, न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा? नहीं। तो सारा जो भी जिम किया ना इन्होंने, सब जीरो। क्योंकि जिम कर रहे हो तो भाई साहब मेरे प्रोटीन तो खाओ, न्यूट्रिएंट तो लो, लिया ही नहीं। अब ये, हे भगवान, जेठालाल को तो मैं क्या बोलूं, दया बहन आ जाएगी बोलते हे माँ माता जी। तो यार ये देखो, ये अपना जेठालाल ये भी क्या खा रहा है, फाफड़ा जलेबी खा रहा है। अगेन नॉट हेल्दी, नो नो नो, इसमें शुगर होता है ना, फिर ये फाफड़ा में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ये सब नहीं खाना चाहिए। जेठालाल जी गलत बात, नो नो नो, वेरी बैड। तो ये बेटा देखो, अब ये जो भी खा रहे हैं दोनों ही लोग, ये जिम करके भी हेल्दी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इनके खाना में जो सबसे मेन चीज है वो है न्यूट्रिएंट्स, वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो वो चीज जिससे हमारी बॉडी बेटा ग्रो करेगी, हम हेल्दी रहेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये जो है हमें कहाँ मिलेगा, खाने में मिलता है। तो अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड दैट हेल्प्स वन वे और द अदर इन द बॉडीज फंक्शन, सिंपल इसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट मैंने बोला आपको चार टाइप का होता है, एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट, एक होता है मिनरल, और एक होता है बेटा विटामिन्स। तो यहां तक आपको क्लियर है? तो ये कुछ हमारी पांच जो है, इससे तुम लोग को सीधे पता चलेगा ये जो हमारी पांच न्यूट्रिएंट्स है, इससे हम लोगों को बहुत सारी चीजों में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में ये हमको फायदा देते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखो यार, तुम लोगों को इसको याद करने के लिए ना आफत आ रहा होगा कि मैम कैसे होगा, तो तुम लोगों को चाहिए होगा कि मैम थोड़ा सा ट्रिक बता दो। तो अब मैं बताती हूँ तुमको एक ट्रिक इसको याद करने का, बहुत बढ़िया। कूल पांडास फाइंड मैंगोज
वैल्यूएबल। तो इससे तुम आराम से याद कर लोगे। सी से बेटा हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, पी से प्रोटीन, एफ से फैट्स, एम से मिनरल्स एंड वी से आपका हो जाएगा विटामिन्स। तो इसको भूलना मत, इससे आपको याद रहेंगे इजीली। डन, क्लियर है यहां पर? तो चलो अब एक एक करके न्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, इसलिए बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, उसको स्किप मत किया करो। आपने देखा होगा जिम फ्रीक लोग भी बोलते हैं आई नीड कार्ब्स, आई नीड कार्ब्स। यही रीजन है। तो कार्ब्स आपको किस किस में मिलेगा यार? चावल में मिलता है, चपाती में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, इन सब चीजों में मिलता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन किस में हेल्प करता है? हमारी बॉडी को ना बेटा जितनी भी ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए ना, वो मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? आपका प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन प्रोवाइड बॉडी विद बिल्डिंग मटेरियल टू ग्रो। तो सिंपल सी बात है, आपका जो भी ग्रोथ रिपेयर होता है ना बॉडी का, वो सब में प्रोटीन हेल्प करता है। तो प्रोटीन आपको पल्सेस में मिलता है, आपको एग में मिलता है, आपको नट्स में मिलता है। तो ये सब, ये मीट वीट इन सब में मिलता है आपको, तो आपको वो खाना है। अब ये नहीं कि मैम मैं तो वेज हूं, मैं मीट कैसे खाऊं? तो बेटा तुम पनीर खा लो, पर खा लो। नेक्स्ट है बेटा फैट। फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। अब इंसुलेशन क्या है? तुमने देखा होगा बेटा। अब देखो, जो लोग हल्का सा थिक होते हैं, थोड़े से हेल्दी से होते हैं, उनको ना ठंडियों में गर्मी लगती है, मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो फैट उनके अंदर स्टोर्ड है ना, वो हीट को बाहर जाने ही नहीं देता। अब उनके अंदर हीट रहता है तो उनको ठंड भी नहीं लगती ज्यादा। ये ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सिंपल। अब आ जाते हैं हम मिनरल्स पे। तो अब ये जो मिनरल्स होते हैं ना, इनका बेटा हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रोल होता है। स्पेसिफिक रोल होता है। अब ये क्यों मैम? तुमने सुना होगा, बोला जाता है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है इसके अंदर, है ना, मतलब आयरन की कमी हो गई है। तो आयरन की जो कमी हो गई है, तो बोला जाता है कि आप स्पिनच खाओ, आप पोमीग्रेनेट खाओ, एप्पल खाओ, है ना। या बोला जाता है इसके बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है ना, यहाँ जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो बोला जाता है कि बोन इसका वीक हो रहा है, इसको बोलो कैल्शियम खाए, है ना। तो या तुम लोग किसी डॉक्टर के पास जाओगे कि हमें ना एक डाइट प्रिपेयर कर दो, तो वो बोलते हैं कि आपके बॉडी में अभी कैल्शियम की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये सब चीजें होती है ना। तो ये आपकी जो बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं ना, उनका एक स्पेसिफिक काम ही होता है। जैसे अगर मेरी बोन वीक हो तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम जाके स्पिनच खा लो, नहीं। स्पिनच में बेटा बहुत ज्यादा आयरन होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको बोलो अगर आयरन की कमी है तो स्पिनच खाए, अनार खाए, ऐसा। तो स्पेसिफिक रोल्स होते हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है आपका विटामिन्स। अब विटामिन्स की जरूरत होती है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सब की नॉर्मल फंक्शनिंग हो, इसलिए विटामिन जरूरी होता है और आपको डिसीज फ्री रखे। अब जो भी आपके फ्रूट्स हैं, आपके जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सब में आपको विटामिन्स मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको जितना ज्यादा हो पाए फ्रूट्स खाना है, आपको लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं। अब इन सब से क्या होगा? आप बढ़िया हेल्दी रहोगे। एंड इसीलिए बेटा बोला जाता है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें आपको ये सारे पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और तुम एकदम बढ़िया हेल्दी रहो, तंदुरुस्त रहो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब देखो, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो हमारी बॉडी में हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने को नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा भी ले तो काफी है। तो वो चीज जो हमारी बॉडी में हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये हमें हमारी बॉडी में ना ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। और वहीं पर जो हम लोगों को थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो
मिनरल्स और विटामिन जो है ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स। तो इन ऑल अब ये समझ लो कि भाई न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो यार न्यूट्रिएंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बेटा अपना खाना कहीं से ऑब्टेन कर लेते हैं, या तो हम खुद बना ले, जैसे प्लांट्स खुद बना लेती हैं, ठीक है। और जैसे हम हैं, हम अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो हम कहीं से अपना खाना ऑब्टेन कर ले एंड देन हम वो खाने को एक सॉल्युबल, एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और उसको एब्जॉर्ब कर ले हमारी बॉडी और उसको यूटिलाइज कर ले, जो भी आउटपुट चाहिए उस खाने से हमें वो मिल जाए, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और सिंथेसाइज देयर फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस so that it can be absorbed and utilized by the cell of the body। यही कहानी मैंने तुमको अभी सुनाई। अब देखो यहां पर आ गया है आपका स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट तुमने ली, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये न्यूट्रिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है? अब हम लोग बहुत डीप घुस रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल पूरे उस कहानी पे आ रहे हैं कि हमारी बॉडी में होता क्या है। तो ये जो हम जो भी खाते हैं ना, वो जो पूरा प्रोसेस है खाना, उसके बाद किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से फिर अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलता है, ये पूरा पाथवे अब हम समझने जा रहे हैं। तो सुनो, ये जो पूरी कहानी मैंने अभी बोली, ये पूरी 5 स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप है आपका इंजेशन। जब हम खाने को खाते हैं, जैसे ये देखो, इसने खाना खाया तो वो इंजेशन है। उसके बाद आता है डाइजेशन। तो यहाँ देखो डाइजेशन हो रहा है, हमारा जो भी फूड था वो फिर डाइजेस्ट होता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है डाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ देखो ये पूरा हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी खाना हमने खाया वो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और अब वो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। तो ये देखो, ये जो भी खाना है ये आपकी हर एक सेल तक जा रही है और सेल क्या करेगी? उसको यूटिलाइज करेगी, उससे हमें आउटपुट देगी। और लास्ट में होगा आपका बेटा इजेशन। तो जो भी तुमने खाना खाया वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इजेशन। अब ये जो आपके 5 स्टेप है, अगर तुम पूछो मैम इसको याद कैसे करूं, तो भाई आई डोंट ऑलवेज आस्क एवरीवन। तो ये है आपका बच्चा शॉर्ट फॉर्म इसको याद करने का। आई से इंजेशन, डी से डाइजेशन, ए से होगा एब्जॉर्प्शन, ए से एसिमिलेशन, ई से इजेशन। डन। 5 स्टेप ऑन योर फिंगर टिप्स ऐसे याद हो जाएंगे। अब तो अब देखो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस होता क्या है, ये बेसिकली क्या चीज है इसमें। तो अब सुनो, एक तो आप खाना खा रहे हो, है ना। तो ये जो माउथ से आप खाना खा रहे हो, ये खाना पूरे आपके ट्रैवल करता है, ईसोफेगस में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम और एनस से होते हुए वो निकल जाता है। आपका जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फूड होता है वो सब निकल जाता है। तो ये जो पूरा पाथवे था ना, माउथ से लेके एनस तक, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर फूड कैनाल। और फूड कैनाल के साथ ही कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं हमारी डाइजेशन में। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये मिलके बनाते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है? लिवर होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और आपके पैनक्रियाज होते हैं। ये 3 आपके ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब जो आपकी डाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं। तो कोई भी पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस होता क्या है, तो सिंपल तुम ये नहीं बोलोगे कि जो भी हम लोग माउथ से लेके एनस तक है, नहीं। माउथ से लेके एनस तक का जो पाथवे होता है दैट इज बेटा एलिमेंट्री कैनाल, और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। ये दोनों मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस बनाते हैं। दोनों बोलना है अपने को, ठीक है।
तो ये था पूरा कहानी डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई डाइजेशन क्या होता है मैडम जी, ये भी बता दो। तो यार देखो, डाइजेशन बेसिकली हम जो भी खा रहे हैं उस खाने के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, अभी तुम देखोगे क्या क्या होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, जो भी आपकी केमिकल कंपाउंड्स होती है, तो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स जो भी उस खाने में होती है ना, उसको हम छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर लेती है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। यस, कुछ नहीं है, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स को छोटी छोटी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। खत्म, इतना ही कहानी था। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था भाई डाइजेशन का, वो होता है इंजेशन, है ना। तो सबसे पहले होगा आपका इंजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें खाना खाएंगे। अब देखो, ये खाना खा रहा है, या तुम खुद सब कुछ ना कुछ खाने लग जाओ, सब खाना ले आओ, है ना। तुम जैसे ही खाओगे, सबसे पहले तुम अपने माउथ में दो चीजों का यूज कर रहे होगे, एक आपका माउथ है और एक होता है आपका टंग। तो ये दो चीजें हमें इंजेशन में पहली बात हेल्प करती है, बट इसके साथ और भी कुछ है जो आपको अभी पता चलेगा, वो गेस्ट अपीयरेंस है। तो अब देखो, जैसा मैंने बोला, सबसे पहले आपकी जो ये टीथ है ना, ये जो आपकी माउथ में टीथ प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है। वाह, मैंने यहाँ माउथ लिखा है। माउथ तो करता ही है, माउथ में क्या करता है, टीथ और टंग, ठीक है। तो सबसे पहले टीथ को देख लेते हैं। मतलब एक मिनट, माउथ लिखा है। तो ये देखो, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होती हैं। तो सबसे पहला टाइप आपकी टीथ का होता है, दैट इज इंसिसर। ये जो आगे के 4 दांत होते हैं ना, ये चूहे वाले दांत बोले जाते हैं, ये आगे के 4 दांत जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिसर। और यही जो है ना, ये सामने के 4 दांत हैं, ऊपर नीचे दोनों जॉ में, ईच जॉ में प्रेजेंट होते हैं, चिसेल शेप्ड के होते हैं। देखो, ये चिसेल शेप्ड के होते हैं और ये हेल्प करते हैं बाइटिंग एंड कटिंग में। तो तुमने देखा होगा, जब भी कोई चीज तुम खाते हो, है ना, या तोड़ना होता है, या चॉकलेट भी तुम देखो तोड़ते हो, ऐसे आगे वाली दांत से तोड़ते हो, तो ये बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं। हमारी इंसिसर के साइड में ही एक दांत और होती है जिसको हम बोलते हैं कनाइन, उसका नाम होता है कनाइन। तो ये प्रेजेंट होता है वन ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिसर इन ईच जॉ। हर एक जॉ में आपकी जस्ट इंसिसर के साइड में एक एक कनाइन प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है खाने को टीयर करने के लिए, फॉर टीयरिंग द फूड। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है, ये अगेन 2 इन नंबर होता है ईच जॉ पे, ठीक है। और ये कहाँ होता है, कनाइन्स के साइड में प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है फूड को क्रश और भाई ग्राइंड करने में, फॉर द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोलर्स। मोलर्स कौन से हैं, ये अगेन आपकी लास्ट की 3 दांतें होती हैं, ठीक है। लास्ट की 3 दांतें होती हैं जो प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये जो है, ये अगेन बहुत ब्रॉड होती है, अनइवन सरफेसेस होते हैं। अब ये जो पूरा कहानी है ना इसका, ये अगेन किस चीज में हेल्प करता है, इसका और जो आपका बेटा प्रीमोलर है, इन दोनों का फंक्शन सेम ही है, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दोनों चीटिंग करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दोनों का फंक्शन जो है वो सेम ही होता है, फॉर द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सिंपली इतनी सी चीज थी। तो ये हमको कहानी पूरी समझ में आ गई। तो अब देखो, 4 टाइप की टीथ होती है, ये अपने को पता है। अब एक होती है आपकी मिल्क टीथ, जिसको हम टेम्पररी टीथ कहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी दांतें आती हैं, है ना, फिर वो दांत टूट जाती है, फिर से दांत आती है। तुमने ये चीज तो देखा ही होगा। अच्छा, कौन कौन अपने टीथ को जब भी वो टूट जाता है तो ऐसे सॉइल में जाके सो कर देता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है अगर वो नहीं किया तो दांत नहीं आएगा। मैंने किया है, मैंने किया है। तो देखो, हमारे जो भी किड्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें सबसे पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। तो वो टोटल 20 इन नंबर होता है। उसमें 8 इंसिसर्स होते हैं, 4 कनाइन्स होते हैं और 8 मोलर्स होता है। उसमें प्री मोलर नहीं होता है।
ठीक है। उसके बाद हमारे जितने दांत हैं, ये इतना बड़ा मुंह फाड़ा हुआ है इसमें, है ना, बहुत गंदा लग रहा है ठीक है। तो जैसे ये आपकी मिल्क टीथ टूटती है, फिर आता है आपका परमानेंट टीथ, और ये होती है टोटल 32 इन नंबर। तो आप में हम सब में टोटल 32 नंबर होती है टीथ का। तुम्हारे में अभी भी आ रहा होगा, तुम अभी छुटकू सो, मेरे में 32 है ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई। नेक्स्ट आते हैं आपकी टंग पे। ये तो यार देखो, टंग जो है ये क्या करता है यार, सिंपल सी ये बात तो अपने को पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है, सबसे पहली चीज। तो टंग क्या है, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो आपकी जो माउथ है ना, उसके बैक में ही प्रेजेंट होता है, वहीं से जुड़ा हुआ है, जो आपकी माउथ का फ्लोर होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। ये आपको पता ही, आपको टंग दिख भी रहा होगा, हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं हर चीज। तो ये जो टंग है, इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी टंग पे ना बहुत सारी टेस्ट बड्स होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट बड्स प्रेजेंट होता है। तो खाने का टेस्ट हमें टंग से ही आता है। नेक्स्ट, मिक्सिंग द वाटरी सिक्रीशन सलाइवा विद द फूड। मैंने आपको पहले ही बोला, सलाइवा जो हमारे माउथ में ये वाटरी वाटरी सब्सटेंस आ रहा है ना, इसको खाने के साथ मिक्स करने में भी टंग ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट मैनिपुलेट्स द फूड व्हाइल च्यूइंग। अब यार हम कोई खाना खाते हैं, है ना, सिर्फ एक साइड से थोड़ी खाते हैं, यहाँ फिर दर्द होने लगता है, यहाँ लेके जाएंगे खाने को, यहाँ लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना, अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर करके खाना इधर जाएगा और मिक्स कर करके च्यू करते हैं। तो इन सब में भी हमारा टंग ही हेल्प कर रहा है। उसके बाद खाने को स्वेलो करने में भी टंग ही हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगेन फॉर क्लीनिंग द टीथ गाइस सुनो, टूथपिक वाला काम भी करता है टंग, हाँ ये तो मुझे भी पता है ना। कभी तुम लोग कुछ खा रहे हो और अगर दांत में फंस गया, तो किस किस ने कौन कौन करता है, भले सबके सामने नहीं करो, छुप के तो सब करते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग टंग का यूज करके हेल्प, मतलब कोशिश करते हैं कि जो भी खाना अटका है वो निकल जाए। नेक्स्ट, बोलने में भी हमें टंग हेल्प करता है, बिना टंग के हम बोल नहीं सकते हैं, है ना, आला इतना ही निकल पाएगा फिर। तो ये कुछ हमारी टंग की फंक्शंस होती है। अब हमारे इस टंग पे, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारी टेस्ट बड्स होती है ना, जो हमें टेस्टिंग करने में हेल्प करता है। तो वो कौन कौन सा होता है, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे आगे होता है आपका स्वीट वाला टेस्ट बड, ठीक है। तो ये सबसे आगे होता है आपका स्वीट वाला। तो जो भी मीठी चीजें तुम अगर यहाँ पर रखोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पर फील होगी, कोई भी चीज सबसे पहले ये यहाँ पर ना स्वीट आपको देता है, टेस्ट बड स्वीट वाला यहाँ होता है। उसके बाद यहाँ होता है आपका सॉल्टी टेस्ट बड्स, ठीक है। उसके बाद होता है आपका, उसके पीछे यहाँ पर सार, खट्टी चीजें, ये होती है सार टेस्ट बड्स। और यहां पर प्रेजेंट होता है, अच्छा इससे मुझे एक चीज याद आ गई, बिटर। मैं बचपन में पता है क्या करती थी, कोई भी अगर जलजीरा होता था, है ना, मैं उस जलजीरे को यहाँ रखती थी एकदम टंग की टिप पे, और मैं वेट करती थी कि कब मतलब उसमें से मुझे कोई भी मतलब ऐसे जलने का फीलिंग नहीं आ जाता, जब तक ना, तब तक मैं उसको ऐसे रखती थी। और जब मेरे को जलने लगता था, आंख से पानी आने लगती थी, हम लोगों के दोस्तों के बीच में कंपटीशन करते थे इस चीज का। तो ये देखो, आपकी टंग पे वेरियस टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पर। अब सुनो, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर मतलब अगर टोटल नंबर की बात करूं तो 6 इन नंबर्स होंगे वो, ठीक है, 6 इन नंबर होंगे। तो टोटल 3 पेयर्स होती है, और उनका जो लोकेशन है ना, वो भी अलग अलग होता है। तो कौन सा होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा 1 बिलो द टंग, एक आपकी टंग के जस्ट नीचे होता है यहाँ पर, ठीक है। एक सलाइवरी ग्लैंड का जो पेयर है वो तो वहां होता है। एक होगा आपकी बेस ऑफ द ईयर, यहाँ पर कान के बेस के नीचे, ठीक है। और एक होता है आपकी इनर साइड ऑफ द एंगल्स ऑफ लोअर जॉ। तो ये देखो, ये जो आपकी लोअर जॉ का जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है ना, यहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये होते हैं टोटल 3 इन पेयर्स। ये 3 अलग अलग लोकेशंस पे आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये आपको पता चल गया।
अब सुनो ये जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। अब ये जो सलाइवा है ये ऐसे फ्लूइड सा, ऐसे ना वाटरी वाटरी सा सब्सटेंस होता है, ये जो तुम अपने माउथ में फील भी कर सकते हो। तो ये सलाइवा क्या है, इट इज फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, सॉल्ट्स एंड म्यूकस। तो इसमें वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। और हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में एक और बढ़िया सी चीज है, जैसे कि एक ग्लैंड है और हमें पता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स भी आते हैं, तो सबसे पहला ग्लैंड हमारी माउथ में ही है। कौन सा है, वो होता है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज पता है क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा शुगर, माल्टोज में। समझ में आ गया तुमको? तो ये था पूरा तुम्हारा कहानी। तो अब मैं यहां पर एक बार कहाँ लिखूं, यहां लिख देती हूँ। चलो यार यहाँ पर तो इतनी जगह ही नहीं है, अबे यार इधर लिखूं। चलो इधर, हाँ मम्मा जगह नहीं है, इधर लिखती हूँ, रुक जाओ। तो अब देखो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स करता क्या है, जो स्टार्च है ना, उसको ये जो आपकी सलाइवरी अमाइलेज होगी, ये जो आपकी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ना, वो कन्वर्ट कर देती है इनटू शुगर। कौन सा शुगर, माल्टोज। इतना सा कहानी है। तो यहां पर हो रहा है बेसिकली शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन आपकी माउथ में होता है। तो स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज अगेन किसमें कन्वर्ट करेगा, शुगर। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टार्च जो इतना बड़ा केमिकल कंपाउंड था उसको हम लोगों ने एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो है आपका शुगर जिसको हम बोलते हैं माल्टोज। डन। कौन सा शुगर, माल्टोज शुगर। तो ये आपके माउथ में रिएक्शन हो जाता है, सबसे पहला डन। अब देखो सलाइवा का फंक्शन क्या क्या होता है बेटा। सबसे पहले तो इट मॉइस्चर्स एंड लुब्रिकेट्स द माउथ कैविटी एंड टंग टू मेक स्पीकिंग एंड स्वॉलिंग इजी। अब हमारा माउथ अगर ड्राई हो जाए तो यार बोलना भी बहुत मुश्किल होगा, है ना, हम खांसने लगते हैं अगर ड्राई हो जाता है माउथ। तो उसके बाद क्या होता है, आप लोग का जो टंग का मूवमेंट है ये सब बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये हमारा जो पूरा माउथ है ये एकदम ऐसे गीला गीला सा रहता है। नेक्स्ट, इट क्लीन्स द माउथ एंड डिस्ट्रॉयज जर्म। सलाइवा जो भी हमारे माउथ में जर्म्स होते हैं ना उसको भी किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट बाइंड्स द फूड पार्टिकल्स एंड मेक इट इनटू अ मास कॉल्ड बोलस। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा हमारे जो भी हम खाना खाते हैं ना वो आपस में सलाइवा की वजह से बाइंड कर जाते हैं और एक ऐसे ऐसे मास बना लेते हैं, ऐसे बॉल लाइक मास बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बोलस। उसमें भी हेल्प करता है और हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। ये अभी हमने पढ़ा भी। तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा शुगर कर रहा है वो मुझे कॉमेंट करके बताओ तुम, ये जस्ट अभी बताया मैंने अब देखो हमारी माउथ का फंक्शन खत्म हो गया। अब माउथ से हमारा खाना जाता है आपकी एसोफेगस में, ऐसा सा आपकी एसोफेगस में जाता है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप भी। तो यहाँ फूड पाइप में चला जाता है अपना खाना। अब फूड पाइप में होता है एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वहां होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये क्या होगा, तो सुनो मेरी बात, यहां पर तुम्हारा जो खाना है ना वो यहां पर एसोफेगस में ऊपर से नीचे से जब ट्रैवल करता है ना तो ऐसे वेव लाइक फॉर्म में वो खाना जाता है, ऐसे ढिंचक ढिंचक करते हुए जाता है वो, ठीक है, ऐसे वेव लाइक फॉर्म में। अब ये वेव लाइक फॉर्म में कैसे क्यों जा रहा है मैम, क्योंकि बेटा जब ये खाना जा रहा होता है ना तो आपकी एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिस वजह से आपका ऐसे वेव लाइक फॉर्म में खाना ट्रैवल करता है थ्रू दी फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। खत्म, इतना ही कहानी था। ये एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहां प्रेजेंट है, एट द बैक ऑफ थ्रोट, डाउन थ्रू द चेस्ट एंड ओपन्स इनटू अ स्टमक। अब ये जो आपका फूड पाइप है ये कहाँ खुलेगा, ये देखो ये आपकी स्टमक में जाके खुलता है। तुमने खा लिया है खाना, यहां तक मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। खाना खाया,
टीथ ने उसे टीयर किया, तुमने चबा लिया, अब वो खाना तुमने क्या किया है, वहां पर स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया, फूड पाइप से अब वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता हुआ पेट में पहुंच चुका है। अब आपका खाना आ चुका है, ये ऐसा है ना, हाईली मस्कुलर इलास्टिक बैग के अंदर, ये है आपका स्टमक, ऐसा सी शेप का लगता है ऐसा, ठीक है। तो अब आपके स्टमक में भी कुछ होता है, आपके स्टमक में होता है भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस होता है। तो आपकी ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करती है बाय गैस्ट्रिक जूसेस। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, ये तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका वाटर कह लो या तुम बेटा म्यूकस भी कह सकते हो, ठीक है। म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और होता है आपका पेप्सिन। यस गाइस, तो अब सुनो, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। आपका ये जो HCl है ना, इसका पता है क्या काम है। एक तो अगर तुमने कोई खाना खाया सपोज, ठीक है, अब वो जो खाना है अगर उस खाने के साथ कोई जर्म आ गया है जो तुम्हारे पेट तक पहुंच गया, तो भाई इसको मारना पड़ेगा ना, जर्म तो हमें बीमार कर देगा। तो ये क्या करेगा आपका HCl, सबसे पहले तो इट किल्स द जर्म, ठीक है, सबसे पहले तो वो जर्म को मार देगा। दूसरा इस HCl का इंपॉर्टेंट काम है, एक इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, ठीक है, एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन। अब इस इनएक्टिव एंजाइम को ना ये HCl एक्टिव कर देता है इनटू पेप्सिन। तो ये पेप्सिनोजेन एंजाइम एक्टिव होके पेप्सिन बनता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है भाई, ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट, ये करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट, ये प्रोटीन को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर मैम म्यूकस का क्या काम है, फिर ये भी बता दो। तो ये जो आपका म्यूकस है, ये आपकी स्टमक की वॉल को HCl के प्रकोप से बचाता है। सपोज ये जो आपका HCl है ना, ये तो आपकी स्टमक को या स्टमक का जो वॉल है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी तो क्रिएट कर सकता है ना, तो उसको कौन हेल्प करेगा, उसको कौन हेल्प करेगा, तो उसको हेल्प करता है हमारा ये म्यूकस। तो आपकी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी म्यूकस। तो ये HCl उसको फिर कोई हार्म नहीं होने देता। तो ये पूरी कहानी है आपकी। अब ये पेप्सिन पता है क्या करता है, ये जो आपकी प्रोटीन्स थी है ना, इस प्रोटीन को पेप्सिन स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। क्या होगा वो, पेप्टॉन्स। तो यहां पर अगेन प्रोटीन क्या था, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, उसको हमने अभी क्या किया, एक छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। वो क्या है भाई, वो है आपका पेप्टॉन्स। अभी रुको, ये और ज्यादा स्मॉल होंगे, ठीक है, अभी ये डाइजेशन का पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट प्रोसेस। अब एक आपके मिल्क में भी प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कसीन, उसको एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दो चीजें हो रही हैं आपकी स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट है। एक और बार समराइज कर देती हूँ, आपके स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसके अंदर होता है जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस। उस गैस्ट्रिक जूस में होगा म्यूकस, HCl और आपका पेप्सिन। HCl क्या करेगा, जर्म्स को मार देता है जो खाने के साथ आए, और एक इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्सिन। अब ये पेप्सिन का काम है P से पेप्सिन, P से प्रोटीन, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना और उसको छोटे कंपाउंड्स में मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो प्रोटीन्स को पेप्सिन पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और बचा ये आपका जो म्यूकस है, ये क्या करता है, आपकी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। ये पूरी आपकी कहानी हो रही है स्टमक में। मतलब स्टमक में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं हो रहा है। आपका ये जो ईसोफेगस था, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ खाना आ रहा है, स्टमक तक पहुंचता है। यहां तक की कहानी आई होप तुमको समझ में आ गई होगी। अब ये देखो, स्टमक में ये जो खाना पहुंचा है ना, ये 3 से 4 घंटे के लिए रहता है, ठीक है। फूड और ज्यादा छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 3 से 4 घंटे यहाँ पर रहेगा, फिर एक
पल्प लाइक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पेट के अंदर ना फूड इतना चर्न होता है कि वो एक पल्प लाइक थिक पेस्ट में, ऐसे थिक पेस्ट जैसा होता है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं खाइम। समझ में आ गया? तो ये था आपका पूरा कहानी अबाउट स्टमक। स्टमक में इतना पूरा खेला हो चुका है। अब आपका जो खाना है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके होते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका डियोडेनम, एक होता है आपका जेजनम, और एक होता है आपका आइलियम। तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, देखो ऐसे कॉइल्ड होता है, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे आपस में कॉइल्ड होता है। तो ये ऐसे 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 पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है? ताकि ये ना ऐसे कॉइल हो के, तुमने देखा होगा जब हम लोग कपड़ा पैक करते हैं ना, अब हम लोग घुचड़ पुचड़ करके बस कपड़ा भर दे तो वो जल्दी भर जाता है। बट अगर हम उस कपड़े को रोल कर करके करें, है ना, रोल कर करके, तो हमें कितना ज्यादा स्पेस मिल जाता है। तो यही स्ट्रैटेजी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है, इतना लंबा होता है कि ये खुद को कॉइल कर करके ऐसा रखता है, जिससे इसको और ज्यादा स्पेस मिल जाता है। तो ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है, अप्रॉक्स 7 मीटर का होता है ये। समझ में आ गया? अब देखो, आपका जो खाना है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब पहुंच जाएगा स्टमक से। कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहां पर भी खाना 3 से 5 घंटे के लिए रहता ही है। अब आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहां पर डाइजेशन तो होता ही है, बट यहां पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी पता चलेगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एब्जॉर्प्शन भी होगा, यहां पर डाइजेशन भी होगा। तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये है आपका डियोडेनम, ये आपका मिडल वाला पोर्शन है आपका जेजनम, और नीचे वाला पोर्शन जो है, लास्ट पोर्शन, इसको हम बोलते हैं आइलियम। ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन डियोडेनम है, तो आपका जो पूरा खाना है ना, स्टमक से कहां आएगा? आपके डियोडेनम में चला जाएगा। अब देखो, यहां पर जो डियोडेनम है ना, उसमें कुछ सिक्रीशंस कहां कहां से आती हैं पता है? सुनो, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम वाला पोर्शन है ना, उसमें कुछ सिक्रीशन आती है आपकी बेटा लिवर से। बाइल जूस आता है आपकी लिवर से, तो लिवर से एक आती है, और एक आता सिक्रीशन आता है पैनक्रियास से। तो ये जो लिवर से सिक्रीशन आ रही है, जो पैनक्रियास से सिक्रीशन आ रही है ना, इसके लिए कोई अलग अलग ऐसे जगह नहीं दिया हुआ कि भाई तुम स्पेशल गेस्ट हो, अलग अलग जगह से आना ना। ये डियोडेनम के अंदर अगर इनको आना है तो इनके लिए एक कॉमन डक्ट है, उसी से इस डियोडेनम जो रीजन है, सपोज ये डियोडेनम है, तो उसमें आते हैं। तो बाइल जूस भी इससे आता है, पैनक्रियाटिक जूसेस भी इसी से आते हैं। समझ में आ गया? तो अब सुनो, आपका जो लिवर है वो क्या करता है? बाइल जूस बनाता है, और वो बाइल जूस है ना, वो फैट्स को अभी तक फैट्स तो भाई हुआ ही नहीं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट है ना, तो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब लिवर बाइल जूस बना के ना, एक स्पेशल चीज है जिसको हम बोलते हैं, एक स्पेशल चीज होती है लिवर में, जो होता है गॉल ब्लैडर। वो दे देगा ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में, वहां पर स्टोर कर देगा। फिर क्या होगा? वहां से ये जो पूरा सिक्रीशन है बाइल जूस, वो आ जाता है आपकी डियोडेनम में। सेम एक लीफ लाइक, ये जो लीफ लाइक तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, दिस इज योर पैनक्रियास। पैनक्रियास भी अपने पैनक्रियाटिक जूसेस, वो भी सिक्रीशंस डियोडेनम में भेज देंगे। ये है आपका लिवर, दिस इज लिवर, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना पत्ता, अगेन दिस इज योर गॉल ब्लैडर। तो अब जैसे कि मैंने बोला, एक बार लिवर देख लो, ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का होता है आपका लिवर। लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। कहां प्रेजेंट है? आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी पे, चेस्ट के नीचे। ठीक है। अब सुनो, आपका जो लिवर है वो क्या करता है? एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड जो है उसको प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल। अब ये बाइल कहां स्टोर होगा? ये मैंने आपको बता चुका था, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। बाइल लिवर ने बना दिया,
गॉल ब्लैडर को दे दिया कि भाई स्टोर कर। अब ये जो बाइल जूसेस है ये पता है क्या करेगा, मैंने आपको पहले बोल दिया कि फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो फैट्स टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ये पैनक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट। सुन लो, ये जो पैनक्रियास है जैसा मैंने बोला व्हाइटिश लीफ शेप का ग्लैंड होता है। देखो ऐसे लीफ जैसा है ना, कहां प्रेजेंट होगा, आपके स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस ये क्या करेगा, सिक्रीट करने के बाद डिओडेनम में दे देता है। कहां से, एक कॉमन डक्ट जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं। अब इसकी सिक्रीशंस जो आपका बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस बना रहे हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें 3 एंजाइम होता है। एक होता है आपका अमाइलेज, एक होता है आपका ट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं आपकी पैनक्रियाटिक जूस में। तो ये ATL को याद करने का पता है क्या है शॉर्ट फॉर्म, आज तक लाइव बोलते हैं ना, आज तक लाइव से हम आपको बता रहे हैं, है ना, दुनिया देश भर में क्या हो रहा है। तो भाई A से अमाइलेज, T से ट्रिप्सिन है, और L से आपका लाइपेज हो जाएगा। डन। तो लेट्स गो। तो अब सुनो ये कैसे सिक्रीट करता है, अब ये पूरी कहानी तुमको समझाती हूं मैं। हाँ चलो, सबसे पहले क्या है आपका अमाइलेज, है ना, तो ये है आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि पैनक्रियास से आया हुआ है। अमाइलेज एक और जगह प्रेजेंट था, कमेंट करके बताओ कि कहां था, याद आ रहा है कुछ, बताओ। तो भाई रुको, ये मैंने यहां क्यों लिखा, स्टार्च होता है ना, स्टार्च को आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये एंजाइम है, तो हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाएगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज आपकी स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू माल्टोज। ठीक है, तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, अगेन इनटू शुगर। यहां तक आपको समझ में आ गया, हमने क्या किया भाई, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन और आपका पेप्टॉन्स। पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो चुका था ना स्टमक में खाना, तो इसको करेगा आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्टाइड्स। तो अब देखो आपका जो प्रोटीन था वो भाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है, और अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो इमल्सिफाइड फैट है, जो आपका इमल्सिफाइड फैट है, फैट का देखा ना तुमने अभी, जो आपका ये क्या था बताओ, बाइल जूस, उसने क्या किया था, फैट्स को छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया था ना, जिसको हम बोल रहे थे इमल्सिफाइड फैट। उस प्रोसेस को ही हम इमल्सिफिकेशन बोल रहे थे। उसको लाइपेज कन्वर्ट कर देता है और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल समझ में आ गया। तो ये पूरी कहानी देखो तुम, सुनो। पैनक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम्स थे, इन तीनों ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को और फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फैट्स को भी और छोटा फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पूरी चीजें होती हैं आपकी पैनक्रियाटिक जूसेस में, जो एंजाइम है वो कर देते हैं। अब सुन लो, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम वाला पार्ट होता है ना, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये याद रखना, जेजुनम में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है,
अब जेजुनम से पास होता हुआ आपका खाना पहुंचता है आपकी लास्ट पार्ट जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम बोलते हैं आइलियम, वहां पहुंच जाता है। ये अगेन एक लॉन्ग नैरो कॉइल्ड ट्यूब होता है, ठीक है। और इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। और उसके अंदर होता है आपका इंटेस्टाइनल जूस, ये याद रखना, यहां पर ये लगेगा नहीं। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, एक बार इसको समझते हैं। आपका जो खाना है डिओडेनम में क्या हुआ था भाई, सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में था, डिओडेनम, जेजुनम, आइलियम। डिओडेनम में क्या हुआ, सिक्रीशंस आई, लिवर से आई, पैनक्रियास से आई। लिवर से आया आपका बाइल जूस, पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक जूस। लिवर से जो सिक्रीशन बाइल जूस का है तो उसने क्या किया भाई, डिओडेनम में फैट्स को इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट कर दिया। यहां से पैनक्रियास से क्या क्या था, उसमें अमाइलेज था, ट्रिप्सिन था और लाइपेज था। उसने अगेन फर्दर इन एंजाइम्स ने क्या किया, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से उसको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो सिंपलर फॉर्म में खाना कन्वर्ट हो गया है, ये जेजुनम में आया, वहां पर कोई डाइजेशन होता ही नहीं है। अब ये पहुंच गया है आपके आइलियम में। आइलियम में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। आइलियम की जो लाइनिंग है ना, आइलियम की स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। उसके अंदर भी एक इंटेस्टाइनल जूस होता है। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका इंटेस्टाइनल जूस। तो इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है बेटा, अगेन 5 एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा होता है, एरेप्सिन होगा, माल्टोज होता है, सुक्रेज होता है, सॉरी, एरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है और आपका लाइपेज होता है। ये आपकी 5 अगेन एंजाइम आपको देखने को मिलेगी। कहां पर, आपकी इंटेस्टाइनल जूसेस में। ये कहां प्रेजेंट है, आइलियम में। आइलियम में जो ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें ये 5 एंजाइम हो। अब क्योंकि ये 5 एंजाइम्स हैं, तो ये अगेन क्या करेंगे, जो ऑलरेडी इतना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है हमारा खाना, उसको और सिंपलर फॉर्म में कर देंगे ये लोग कन्वर्ट, ये जो एंजाइम्स है। क्यों, क्योंकि अब खाना एब्जॉर्ब होने वाला है, तो उसको और छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कौन कौन सा होता है, तो देखो फाइनली जो आपका पेप्टाइड्स है ना, पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया था, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया था ना प्रोटीन को, जो आपका ट्रिप्सिन था। तो अब ये जो पेप्टाइड्स है उसको इरेप्सिन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को, जो आपका शुगर था, उसको माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज को आपका एंजाइम सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आपका जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो आपका लाइपेज एंजाइम है वो इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये चीजें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है यार। माल्टोज के लिए माल्टेज है, सुक्रोज के लिए सुक्रेज है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज है। इमल्सिफाइड फैट लाइपेज सेम ही एंजाइम है, तो सेम ही चीज कर रहा है। बचा बस एक ये आपको याद रखना है। तो फाइनली डाइजेशन हो चुका है आपके खाने का। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट है ना, हमने कार्बोहाइड्रेट से शुरू किया था, याद होगा, स्टार्च। अब वो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो आपका प्रोटीन था, याद है, पेट में इसका डाइजेशन हो रहा था, पेप्सिन कर रहा था, वो लास्ट आते आते तक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो आपका फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये फाइनल डाइजेशन हो चुका है। अब इस खाने को हमें एब्जॉर्ब करना है। हमने इंजेशन देख लिया, डाइजेशन देख लिया, अब बारी है आपकी एब्जॉर्प्शन की। तो आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें बहुत सारी आपको ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगी, जिसको हम बोलते हैं विलाई। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये पता है क्यों होती है, ये किस चीज में हेल्प करती है, ये करती है हेल्प, हाँ मुझे एक अलग कलर चाहिए, बहुत बढ़िया सा कलर चाहिए गाइस, मुझे एक बढ़िया कलर चाहिए, मुझे कल ये बढ़िया कलर दे दो। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, ठीक है।
फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये जो आपकी विल्लाई है ना, वो इतनी छोटी छोटी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये क्या करती है पता है, ये आपकी जो सरफेस एरिया ना उसको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है ना, चीजें जितनी छोटी होंगी, जितना ज्यादा ऐसे घुचड़ पुचड़ होंगी, है ना, वो उतना ज्यादा आपकी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। और उससे क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टेड फूड है, अभी हमने देखा कैसे डाइजेस्ट हो चुका है, वो एब्जॉर्ब होना है, तो ये उस चीज में हेल्प करेगा, हमें ज्यादा सरफेस मिल जाएगा ताकि खाना एब्जॉर्ब हो। बस ये है इनका स्ट्रैटेजी। तो अब देखो, each villus has a network of thin and small blood vessels to close to its surface of villus absorb amino acids and glucose and pass it to bloodstream। अब सुनो, ये जो आपका विलस होता है ना, बहुत सारा हम विल्लई बोलेंगे, अगर हम एक विल्लई की बात कर रहे हैं तो वो बन जाता है हमारा विलस। तो ये जो विलस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी। तो जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाता है इस ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स में पहुंच गया तो उससे आपको पता है, हमारी ब्लड वेसल्स तो हर एक सेल तक चली जाती है ना, कैपिलरीज तक पहुंच जाएंगी, उससे हमारी हर सेल तक पहुंच जाएगा और हमें हमारा खाना मिल जाएगा। तो आपका जो अमाइनो एसिड है ना, और आपका जो ग्लूकोज है, वो ऐसे ही आपकी जो विल्लई की सरफेस है ना, उससे एब्जॉर्ब होके पहुंच जाता है सीधे आपकी ब्लड सिस्टम में। ये आपको याद रखना है कि कैसे अब डिफरेंट डिफरेंट हमारा फूड कहां कहां से एब्जॉर्ब होके सेल्स तक जा रहा है। तो आपका जो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज है, ये तो भाई विल्लस के सरफेस पे जो ब्लड वेसल है ना, उसमें एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल से घुस के हमारी सेल्स तक पहुंच जाते हैं। इनका काम तो हो गया। ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये है आपका विल्लई, ऐसा होता है, देखो ये फिंगर लाइक दिख रहा है ना, ये प्रोजेक्शंस। और इसी विल्लस के ऊपर देखो, जैसे ये विल्लस है, इसकी बात करते हैं, ये हमारा सपोज विल्लस है, तो देखो इसमें क्या है, बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, है ना। तो हमारा खाना यहाँ पर आया, इससे एब्जॉर्ब हो गया इनटू दिस ब्लड स्ट्रीम। हमारे विल्लस के सरफेस पे ब्लड स्ट्रीम था बहुत सारा, इसमें एब्जॉर्ब हो गया, अब ये पहुंच जाएगा हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक। सिंपल, इतना ही कहानी था। समझ में आ गया आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब देखो बहुत सारी चीजें और है हमारे खाने में, कौन कौन सी थी हम लोगों ने पढ़ी थी ना। ओके अब देखो यहाँ पर आपका जो फैटी एसिड्स है, जो आपकी फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं पता है? वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा सिंपली किस चीज में, आपकी लिम्फ वेसल से। और अगर मैं बात करूं, और दो न्यूट्रिएंट्स रह गए आपके विटामिन्स और मिनरल्स। तो आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स है ना, वो भाई पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो वो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स पे ही एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक चीज समझ लो कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर डाइजेशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ये मत सोचना कि पहले लार्ज में जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, खाना पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फिर आता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये नहीं लार्ज इंटेस्टाइन है मतलब ये लार्ज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ उल्टा है, वो लंबा है ये छुटकू है। तो ये होता है 1.5 मीटर लॉन्ग। इसके अंदर अगेन कोई ऐसी एंजाइम नहीं होती, ये कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। इसका सिंपल काम है, यहाँ पर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है ना, उसमें से जितना वाटर इसको सिक्रीट करना है, जितना वाटर इसको एब्जॉर्ब करना है, सॉरी जितना वाटर ये एब्जॉर्ब कर सकता है वापस वो कर लेता है, बचा हुआ खाना जो है वो आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। और जैसे ही आपका पानी का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, बचा हुआ खाना इज योर वेस्ट। तो दैट इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर, वो चले जाता है आपकी रेक्टम में। ठीक है, इन अ सेमी सॉलिड स्टेट, एक सेमी सॉलिड स्टेट में ये पूरा अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहां जा रहा है, आपके रेक्टम में जा रहा है। अब देखो ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, काइकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर जो खाना है वो पहुंच जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज योर कोलोन, दिस इज योर काइकम या सीकम भी बोलते हैं बहुत लोग, सीकम भी हो सकता है ये, एंड दिस इज योर रेक्टम। ठीक है,
और आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो देखो कैसा कहाँ पहुंच रहा है, वो आपकी रेक्टम की तरफ पहुंच रहा है और यहाँ पर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो अब देखो आपका जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दिस इज योर रेक्टम। समझ में आ गया, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पर जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है जिसको हम फीसेस कहते हैं वो स्टोर होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका रेक्टम है वो जहां ओपन होता है इसको हम एनस कहते हैं। एनस से हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो निकल जाता है। तो ये जो आपका एनस होता है ना, वहां पर एक सर्कुलर मसल जिसको हम बोलते हैं एक स्प्रिंक्टर, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। वो क्लोज रहता है तो खाना जो है वो निकल नहीं सकता। जैसे ही वो स्प्रिंक्टर मसल जो है ना, जो स्प्रिंक्टर मसल है वो रिलैक्स करेगा, एनस जो है वो खुल जाएगा और जितना आपका फीसेस है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो सीधे एलिमिनेट आउट हो जाता है बॉडी से। यहां पर आपका इजेशन भी हो गया, खाना निकल गया। तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन। तो सिंपली जो आपका बेटा अनडाइजेस्टेड फूड था जो आपकी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो गया बाय दिस एनस, यहां एनस है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को इजेशन। खत्म। अब बात करते हैं हम लोग आपके फोर्थ स्टेप की, वो है आपका एसिमिलेशन। मैम ये क्या होता है? तो अब देखो आपका जो ये खाना तुमने खाया है वो अब यूटिलाइज भी तो होना है ना। जैसे सपोज मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों ने मेरा पढ़ाया हुआ एब्जॉर्ब कर लिया है ना, तुमने ले लिया, पर बेटा उसको तुम पढ़ के जब मुझे बेस्ट रिजल्ट दोगे तब तुमने मेरी नॉलेज को यूटिलाइज की, राइट? तो उसको उस चीज को समझना है आपको। तो जो ये एसिमिलेशन का प्रोसेस है ना, वो यहां पर इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। तो वैसे ही आपका जो खाना है वो भी, जो हम खाना खा रहे हैं, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है, अब वो यूटिलाइज भी तो होगा। अब जैसे मैंने तुमको बोला कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देती है, वो कैसे पता चला एनर्जी देती है? तुमने खाया, बॉडी ने एब्जॉर्ब हुआ, वो यूटिलाइज किया हमारी बॉडी ने, और हम एनर्जेटिक जब हुए तो पता चला कि हमारा खाना यूटिलाइज हुआ है, और इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये तो अपने को पता ही है। तो ये क्या करेगा? एनर्जी देगा हमारी सेल को हर एक एक्टिविटी करने के लिए। तो ये सबसे पहला हमारा एसिमिलेशन का प्रोसेस में यूज हो रहा है। तो हमारी बॉडी ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी दे रही है। नेक्स्ट है आपका अमाइनो एसिड्स। ये है आपकी प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन जब हुआ तो हमें अमाइनो एसिड्स मिला था, तो ये यूज होगा ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। जो भी आपकी सेल्स और टिश्यूज है उसके रिपेयर में और ग्रोथ में यूज होगा। नेक्स्ट था आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये आपकी एंड प्रोडक्ट है फैट का। तो ये क्या है? इट एक्ट एज रिजर्व ऑफ एनर्जी एंड आर स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज। तो जब तुम लोग फास्ट करते हो, है ना, कि अभी तो मैं फास्ट करने वाली हूँ या फास्ट करने वाला हूँ, तो जब तुम फास्ट करते हो, भूखे रहते हो, तो भी तुम एनर्जेटिक कैसे रहते हो? क्योंकि ये जो तुम्हारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है, ये तुम्हारी बॉडी में जो स्टोर्ड है ना, फिर तुम्हारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है, यहां से फैट यूज करती है, इसलिए तुम एनर्जेटिक रहते हो। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन का प्रोसेस। सिंपल, स्ट्रेट। अब यहां पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ दिया हुआ है। अब यहाँ पर टूथ में तुम लोगों को क्या दिख रहा है? ये तो हमारी जो पूरी दांत है वही है ना। तो यहाँ जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको तुम बोलते हो, दिस इज योर क्राउन, ठीक है। दिस इज योर नेक, और नीचे का पोर्शन जो है जैसे प्लांट्स में होता है, दिस इज योर रूट। तो ये जो आपका क्राउन है ना, ये जो व्हाइट कलर का मैटर जिससे ये कवर्ड है ना, इसको हम इनामल कहते हैं। और इस इनामल के अंदर ना एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी पूरी बॉडी का, जिसको हम डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टूथ जो है ना, ये ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। एक्चुअली में ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले जो आपका क्राउन है, जैसे मैंने बोला, ये आपका टॉप पोर्शन है। तो आपका जो टॉप पोर्शन है टूथ का, इसको हम क्राउन कहते हैं। मैंने अगेन बोला वो एक व्हाइट हार्ड लेयर से सराउंडेड है, जिसको हम इनामल कहते हैं। इनामल क्या है भाई? इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन।
इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो डेंटाइन है ना, डेंटाइन इज द बोन लाइक हार्ड सब्सटेंस जस्ट बिलो द एनामल, इट सपोज द टूथ। अब सुनो, ये जो आपका डेंटाइन है ये भी एक हार्ड ही सब्सटेंस है। कहाँ होता है ये? आपकी एनामल के जस्ट नीचे होगा। किस चीज में हेल्प करता है? आपकी टूथ को सपोर्ट करता है ये। अब देखो ये जो आपका डेंटाइन है ना, ये पता है एक हॉलो सा स्ट्रक्चर होता है, आपकी एनामल के नीचे होता है, एक हॉलो सा स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो हॉलो सा स्ट्रक्चर है ना, वो पता है किससे फिल्ड होता है? एक सॉफ्ट मटेरियल से फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पल्प। और पल्प के अंदर ना बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है, जैसे तुमको यहाँ दिख भी रहा होगा, बहुत सारी ऐसी नर्व्स और ब्लड वेसल्स है। अपने को इतना कहानी पूरा समझ में आ गया। क्राउन, क्राउन सराउंडेड है एक हार्ड सब्सटेंस से, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? एनामल। एनामल जो है अगेन उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन क्या है? हॉलो सा स्ट्रक्चर है, उसका जो हॉलो वाला पार्ट है, खोखला पार्ट है, वो कवर्ड होता है एक सॉफ्ट मटेरियल जिसको हम पल्प बोलते हैं, और उस पल्प के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। डन। नेक्स्ट आपका क्राउन कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो ये ब्लड वेसल्स यहाँ है, तो ये ऐसा समझ लो। तो ये देखो ये है आपका क्या है? एनामल। उसके नीचे क्या है? ये डेंटाइन। और डेंटाइन में क्या है? ये हॉलो से स्ट्रक्चर में बहुत सारी ब्लड वेसल। अब देखो यहां पर हम आ जाते हैं इस पोर्शन पे। नेक क्या है बेटा? इट इज कंस्ट्रक्शन बिटवीन योर रूट एंड योर क्राउन, ठीक है। तो सिंपल सी। और यहां पर जो नेक वाला रीजन है ना, इसमें पता है मिलन होता है दो चीजों का। कौन सी बेटा? वो सीमेंट जो इस रूट को कवर कर रहा है ना, वो सीमेंट यहां पर इस नेक वाले पोर्शन में इनामल से मिलता है। सिंपल, इतना ही काम है। नेक्स्ट आपका जो टूथ का लोअर मोस्ट पार्ट है ना, इसको हम रूट कहते हैं। ये अगेन सीमेंट, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये सीमेंट से कवर्ड होता है। और किस चीज में सीमेंट हेल्प कर रही है? इस हमारी टूथ को ये अंदर पूरा हमारा जो जॉ है उससे जोड़े रखने में। तो ये पूरा फिक्स करके रखती है हमारी टूथ को जॉ से, ये जो सीमेंट है वो। तो ये है हमारा रूट, उसी मतलब जगह को हम रूट कहते हैं। अब देखो तुम लोगों ने देखा होगा है ना, कभी कभार हम अगर कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारी दांत में अटक जाता है ना, फिर हम बहुत इरिटेट होते हैं। तो जैसे हमारा ये जो खाना यहाँ पर स्टक हो जाता है ना, तो बैक्टीरिया वहां पर फॉर्म हो जाते हैं और एक येलो येलो हमारा दांत जो है वो येलो कलर का हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं प्लेक। जब हमारा दांत ऐसे येलो येलो हो जाता है ना, इसको हम प्लेक बोलते हैं, ठीक है। अब यही जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कई बार हमारा अगर बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा जो दांत है ना वो धीरे धीरे हमारी इनामल को, दांत में जो इनामल है ना उसको करोड करना स्टार्ट कर देता है ये एसिड। तो अब उससे क्या होगा? हमारे टीथ में कैविटीज बन जाती है, उसको हम बोलते हैं कैरीज। ऐसा जब कंडीशन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कैरीज। तो बैक्टीरिया क्या करता है? वो हमारी टूथ के अंदर घुसता है और वो इन्फेक्ट करने लगता है हमारी टूथ पल्प को। तो हमारी टूथ की पल्प को खराब करने लगता है, जिस वजह से आपको दांत में दर्द भी फील होगा और बहुत बुरी स्मेल भी आती है हमारी दांत से। तो ये देखो ये कौन सा कंडीशन है? दिस इज योर कैरीज। देखो हाँ, पूरा दांत तुम्हारे इनेमल सब करोड़ हो चुके हैं। समझ में आ गया? तो इस कंडीशन में हमें हमारी टीथ की बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कैसे ख्याल रखोगे? आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है ना, इसलिए बोला जाता है हमेशा खाना खाने के बाद मुंह धो लो। उसके बाद बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म खाना अवॉइड करना चाहिए, और आपको जितना ज्यादा तुम स्वीट और चॉकलेट बेटा अवॉइड कर पाओ करो। खा रहे हो तो मुंह धो लो, इतना ख्याल रखो। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, तब तुम ऐसे हैप्पीली स्माइल कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया। तो ये सारी आपकी होमवर्क क्वेश्चंस है, इनके आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक बार देख लो सारे क्वेश्चंस को। सो यार नीमू आ गई आप लोग को बोलने कुछ। तो आई नीमू एंड थिंक ऑफ योर फोन। इफ यू डोंट रिचार्ज थ्रू रेस्ट, लर्निंग एंड पॉजिटिविटी, यू विल बी डाउन। So keep charging your mind with good habits and knowledge every day. ठीक है? समझ में आ गया तुमको? तो इस बात का ख्याल रखना है तुमको। तो थैंक यू सो मच। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर, जैसा मैंने बोला,
एक शॉट में कंप्लीट, एक वीडियो एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ठीक है? ख्याल रखो अपना, बाय, टेक केयर।